Assalamualaikum students. Hope so you are in good state of health. Today we are going to study our first chapter of physics, simple harmonic motion. जैसे कि ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने 9th चैप्टर जो है वो 9th क्लास में पढ़े, ठीक है। अब 10वां चैप्टर हम 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 10th के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंट चीज़ और एक वेव डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम दो चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सेकंड थिंग आ जाती है वेव, ठीक है। अब 9th में मैंने आपको बताया था कि जो 9th है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल वर्क था, ठीक है। हमने डेरिवेशन भी बहुत कम देखने को मिली, लेकिन 9th में भी आप लोगों को डेरिवेशन भी देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल वर्क इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 9th क्लास के थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा, आप खुद जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जेट टाइम बेसिकली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वो बॉडी सेट टू बी रेटिंग, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन यानी कि इसका इंट्रो करवाया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वो क्या होगा, बॉडी सेट टू बी वाइब्रेटिंग if it moves back and forth or in the to and fro about a point, यानी कि किसी पॉइंट के सराउंडिंग में बॉडी का टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अब टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ के को मैं आप लोगों को डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, उसको जरा समझ लें। बैक एंड फोर्थ यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स, टू एंड फ्रो यानी कि आप सिंपल वे में इसके अकॉर्डिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग हम देखें, टू एंड फ्रो यानी कि ये मोशन होगी। ये जो आपकी सिंपल वे प्रैक्टिकल एग्जांपल आ जाती है आप लोगों की, वो आ जाएगी पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, इसके लिए। और इसके लिए हम अगर देखें तो वो अभी हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका इसी से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जो स्पेशल और सिंपल जो है इसकी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल वो और सिंपल हार्मोनिक मोशन आती है, व्हिच इज द मेन फोकस ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर का जो मेन फोकस ही आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट characteristics of simple harmonic motion and system executing simple harmonic motion. We will also introduce different types of waves and will demonstrate with their properties with the help of triple time. इसमें हमें डिफरेंट कैरेक्टरीज पढ़ने को मिलेंगी और सेकंड थिंग आप लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स है उसकी वेव्स की भी, ठीक है। और इसमें हम लोगों को वेव्स की टाइप्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल टैंक जो है वो डिस्कस करेंगे। अब अगर टाइम बेसिकली अपना टॉपिक जो आते हैं उसके ऊपर आते हैं, वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसको SHM इसकी एब्रिविएशन हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स को जो है वो मोशन को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस, द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बॉल एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसमें उसने तीनों टाइप्स को डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट टाइप जो है वो आ जाती है मोशन ऑफ अटैच मोशन ऑफ बॉल अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सेकंड आ जाएगी बॉल एंड बॉल सिस्टम, और थर्ड वन जो है वो आती है मोशन ऑफ अ पेंडुलम। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं या ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, फॉलो करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ओके, अब इसमें थ्योरी को डिस्कस करने पहले हम आ जाते हैं डायग्राम्स पे, डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ओके जी, फर्स्ट ये जो डायग्राम है उसमें नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेसिकली फिक्स यानी कि रिजिड बॉडी या रिजिड सपोर्ट है, जिसके साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया। अब स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग का एक एंड इसके साथ अटैच है और जो सेकंड एंड है वो मैस के साथ अटैच हुआ, किसी भी मैस, कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। इवन कि आप बुक इलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने किया कि फर्स्ट केस में उसने जस्ट डायग्राम को जो है वो बॉडी को यानी कि मैस मूव नहीं कर रहा, जैसे उसने डायग्राम आपको बताया कि बेसिकली उसने सिस्टम में कलेक्ट किया, ठीक है। अब यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर फोर्स 0 है क्योंकि कोई बॉडी के ऊपर मोशन नहीं, यानी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर हमने अप्लाई नहीं की। अगर फोर्स अप्लाई नहीं की तो डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। ये बी पोजीशन आ जाती है इसमें, ये बी पोजीशन हम इस पॉइंट पे जाकर डिस्कस करेंगे, बी पोजीशन इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो आपके पास है इसको हम कह सकते हैं कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे मैस स्टेशनरी पड़ा हुआ है इसको हम कहेंगे ये मीन पोजीशन है, ओके। अब
एक्स का इस साइड पे क्या मतलब है इसका, ये एक्स स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। सेकंड केस क्या किया हमने कि फोर्स को अप्लाई किया बॉडी की। इवन देखिए फर्स्ट केस में बॉडी यहाँ पे थी, यानी किस पॉइंट पे थी, अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब यहाँ पे लेके जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि पॉइंट ए जो है एक्सट्रीम पोजीशन है, जो पॉइंट है वो मीन पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन जो पे जाके हमने रिलीज कर दिया। अब देखें फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, यानी कि एरो की डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की, जो ही हमने रिलीज किया तो अब जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन हुई है जो हमने फोर्स अप्लाई की थी, यानी कि जिस फोर्स की वजह से इसमें फोर्स इंट्रोड्यूस हुई है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। इस फोर्स को हम कहेंगे ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक्स जीरो था तो यहाँ पे बॉडी ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो यहाँ पे बॉडी ने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। अब थर्ड एंड फाइनल केस क्या होगा, जो है वो बॉडी का मूव करके आएगी। अब जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, कंप्रेस होगा तो अब ये बी पोजीशन, यानी कि बी पोजीशन उसके कंप्रेशन के बाद की जो पोजीशन होगी वो बी पोजीशन होगी, जो ये पोजीशन से मेंशन की। अब देखें ये बी पोजीशन यहाँ पे आ रही है, ओ पोजीशन सबकी सेम है, ए पोजीशन सबकी सेम है, ठीक है, तो ये कंप्रेस होगा। अब जब फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई, कंप्रेस होगा, अब वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, जो है ना अप्लाई होगी, तो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करना उसमें स्टार्ट कर देना है। ओके जी, फर्दर में अब हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। थ्योरी में वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ oscillatory motion is that of horizontal mass spring system। हॉरिजॉन्टल क्यों, आप देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होगा बिल्कुल अपवर्ड, यानी कि 90 का एंगल जो होता है वो वर्टिकल मोशन आएगी। अब ये बिल्कुल सरफेस पे था, फ्लैट सरफेस, इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आएगा हॉरिजॉन्टल मैस अटैच हुआ स्प्रिंग या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम। ओके, it exerts a force F on the mass according to Hooke's law. This force directly proportional to the change in the length x। अच्छा, Hooke's law के अकॉर्डिंग यही बात है कि Hooke's law वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जब आप फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, यानी कि जितनी फोर्स अप्लाई आप करेंगे उतनी ही उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ में जो है वो उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। अच्छा, इसकी हुक्स लॉ की डेफिनेशन हम देखें तो वो यही कहते हैं कि लॉ हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन इन द सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड। जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रेस, यानी कि उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आएगा डेफिनेटली बॉडी में एक्सलेशन जितना प्रोड्यूस होगा, ये भी आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब अगर हम देखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, चलिए डायरेक्टली के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं दिस वन, ये एरो मैं यूज़ कर लेता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे उसने आगे उसको फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली का साइन अगर हम रेज करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K ऑफ X। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसने एक और चीज़ जो यहाँ पे नोट होना है वो यहाँ पे आ जाती है माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि माइनस के एक्स का क्या मतलब होगा। माइनस का मतलब मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि माइनस का मतलब ये है कि अपोजिट साइन, जैसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्या उसने कहा था कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F, यानी कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी आप लोग इसको रिलेट करवा सकते हैं। अब वो कैसे, अब वो हम देखते हैं। F इक्वल माइनस के एस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो के तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, ठीक है, माइनस यानी कि अब यहाँ पे अगर बॉडी को आप लोग लेके आए, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लेके आए, ठीक है, इस पोजीशन पे जो ही हम रिलीज कर रहे हैं। अब अलग फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी राइट वाली साइड पे, लेकिन बॉडी ने अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, वर्क किया। अब देखें हमारा एक्शन इस सेक्शन में था और रिएक्शन बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस का साइन, आई थिंक आप लोगों को माइनस का साइन का जो है वो क्लियर होगी कंफ्यूजन।
अब आगे हम मूव करते हैं तो वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ एंड के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। आप लोगों के एक्स जो है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स जाके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डिवाइडेड बाय एक्स, और माइनस भी लेफ्ट साइड पे लेके गए तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया एफ डिवाइडेड बाय एक्स। द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस मीन सख्त हार्ड कैसे कह सकते हैं कि जैसा कि स्प्रिंग हम अपनी बॉल पॉइंट की बात करते हैं तो वो स्प्रिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी स्प्रिंग की बात करें जो गाड़ियों वगैरह में व्हीकल्स में यूज किया जाता है वो हार्ड होता है। तो जैसी बात है जिसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी उसके ऊपर हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई स्टिफ स्प्रिंग है लार्ज वैल्यू ऑफ के एंड शॉर्ट स्प्रिंग है स्मॉल वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि के जो डायरेक्टली रिलेशन है फोर्स के साथ, अगर स्टिफ ज़्यादा स्प्रिंग है तो फोर्स भी हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, कम स्टिफ है तो हमें फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगी। यहाँ से प्रैक्टिकली प्रूव भी हो रहा है। अब अगर देखें तो लिखा हुआ है एज एफ इज इक्वल टू एम में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ इज इक्वल टू एम में क्यों यूज किया गया, अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है। चलें इसको हम दूर कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या, फोर्स हमें पता है यूज हो रही है मैथ बॉडी के। अब एक्सलेशन बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ अब वो हम डिस्कस कर रहे थे कैसे जी। अब एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन इज rate of change of velocities vf minus vi divided by t। ओके, ये एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू vf minus vi divided by t। रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटीज आता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई वेलोसिटीज में हमारे चेंज आया या नहीं आया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हम इसने बॉडी का डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे मूव करके लेके गए तो डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका रिक्वायर्ड था, तो इस वजह से उसमें एक्सलेशन रिड्यूस हुआ। इस वजह से यहाँ पे हम एम ए जो है यहाँ पे यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें तो एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एक्स, एम ए डिवाइडेड बाई एक्स एज इट इज। अब एक्सलेशन की अगर हम बात करें तो एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्सलेशन एज इट इज, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई और एम इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड, तो ये आपका रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो के डिवाइडेड बाई एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। के की वैल्यू भी कांस्टेंट है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर ले तो एम की वैल्यू भी है। अगर मैथ्स हमने कोई यूज किया तो हमें मैथ्स तो वो मेजर कर सकते हैं इजीली उसकी, इतना कि उसका कितना मैथ्स है उस बॉडी के जो हमने अटैच किया उसके साथ। अब एक्स यानी कि यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया तो ये जो आपके साइन है ये डायरेक्टली का वो मिस्टेकली इसने स्क्वायर रूट यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली का साइन है, डायरेक्टली माइनस एक्स, यानी कि एक डायरेक्टली रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका क्या मतलब कि जितना आप लोग बॉडी को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे यानी कि डिस्प्लेस करेंगे उतना ही बॉडी में ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा। ओके जी, अब आगे इट मीन दैट एक्सेशन ऑफ अ mass attached to a spring is directly proportional to the its displacement from the mean position, hence the horizontal motion of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। वही बात उन्होंने कह दी कि हमने ये देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्या एक्सेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब आगे हम नेगेटिव साइन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ये सारा कुछ उसमें ये वही लिखा हुआ है उसने जो नेगेटिव साइन वो किस वजह से है। अब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्सेलरेटिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है टू एंड फ्रो मोशन। कैसे, पुश और पुल, यानी कि उसको खींच के भी या प्रेस करके भी। क्यों, कैसे, अब वो देखते हैं। अब अगर हम इसको कंप्रेस जो है स्ट्रेच कर रहे हैं तभी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस कर दें यानी कि ये केस पहला कर लेते हैं, फर्स्ट केस को कर लेते हैं, इसको कंप्रेस करें तब भी बॉडी क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स व्हाई इसने कहा है कि पुश और पुल दोनों केस में जो है मोशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपके पास आ जाती है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो केस है ये आपके पास थोड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के। यहाँ पे आप देखें तो बॉडी को जो है उसने स्ट्रेच किया हुआ है। अब यहाँ पे या सॉरी एक्स 0 है तो इसमें स्ट्रेच नहीं किया हुआ, उसमें ये स्टेशनरी पड़ी हुई बॉडी। जब वो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन जो आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब अगर किसी ये मोशन में अगर बॉडी यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि चले वो मोशन में अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी 0, क्योंकि वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जब बॉडी वापस मूव करके यहाँ पे रेस्ट पे होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि वो अब रेस्ट पे होगी, मोशन में नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो वहाँ पे बिल्कुल बॉडी जाके फिर अगेन रेस्ट पे आ जानी है। तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज और इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ओके,
अब वहीं आगे उसने ये सारी कहानी लिखी हुई है, सारा सारा ओवरव्यू उसने दिया हुआ है पूरे टॉपिक का कि initially the mass m is at rest in mean position and the resultant force on the mass is zero. Suppose the mass is pulled through a distance x up to extreme position A and then released. The restoring force the restoring force exerted by the spring on the mass will pull it toward the mean position O. Due to restoring force, the mass move back toward the mean position. वही कह रहा है कि आपने उसको mean position से किसी डिस्प्लेसमेंट में लेके गए, वहाँ से रिलीज किया, तो उसने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल डिक्रीज करता जाएगा। डिक्रीज क्यों? कि जब वो बॉडी मूव करती रहेगी, अगर तो फ्रिक्शन लेस है, अगर किसी को कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करी, तो बॉडी कंटिन्यूस मोशन में रहेगी। अगर ग्रेविटी को वगैरह सब कुछ को हम निगलेक्ट कर दें तो, ठीक है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो अब ये बॉडी सरफेस के साथ भी क्या करेगी, फ्रिक्शन यानी कि रब करेगी, तो वो ऐसा टाइम आएगा कि बिल्कुल उसकी जो फोर्स है यानी कि उसकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब उसकी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस एनर्जी से यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे आ जानी है। इन द एंड ड्यू टू नशिया द मैच डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन। यही वही बात है कि नशिया की वजह से तो बॉडी क्या करती रही, कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी until कि एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर एक्ट ना हो। एज अ मैस मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओवर द एक्सट्रीम पोजीशन बी, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड द मीन पोजीशन स्टडी इंक्रीज स्ट्रेंथ। आप सही बात कह रहे हैं कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन जैसा कि हम यहाँ पे बात कर लें, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, तो अब वो उसकी टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ जो होगी ना मीन पोजीशन की तरफ, वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जो ही मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, उसकी मोशन अपोज ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मोशन जो है वो एज कम्पेयर टू मीन पोजीशन के टुवर्ड्स द मीन पोजीशन के क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एंड द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीजेज एंड मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन भी, वही कह रहा है कि उसकी मोशन जो है वो अपोज होगी, जिस वजह से स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द मास फाइनली कम ब्रीफली टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अल्टीमेटली द मास रिटर्न टू द मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो कहता है कि मैच जो है वो रिटर्न होगा towards the mean position restoring force की वजह से। Then this process is repeated and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position of such motion of a mass attached to something on a horizontal frictional surface is known as simple harmonic motion। अब इसको टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है वो भी हम देख सकते हैं। टाइम पीरियड द टाइम पीरियड ऑफ simple harmonic motion for mass attached m attached to something given by a following equation। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो t is equal to pi square root m over k। ये एक ड्राइव है, वैल्यू है सारी, ठीक है, जो इसमें आप लोगों को गिवन नहीं है, आगे चल के आप इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैथ आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के साथ अटैच किया हुआ है, के भी आपको पता है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पुट डाउन करेंगे तो आप लोगों के टी की वैल्यू आ जाएगी। अब टाइम पीरियड होता है कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन चले मैं पढ़ा देता हूँ। टाइम पीरियड आप लोगों को कल इस फॉर्मूले इस जो आप लोग डिस्कस करेंगे ना, इसके थ्रू आप लोगों को टाइम पीरियड सारा कुछ क्लियर हो जाना है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि एक वाइब्रेशन, टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। वाइब्रेशन क्या होगी, अब यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन में लेके गई, इसको हमने रिलीज किया, बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके आई, वन फिर वापस यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। सिंपल वे में अगर हम इसकी बात करना चाहूँ तो एक कंप्लीट सर्कल की हम बात कर लेंगे। एक कंप्लीट सर्कल वो आपका टाइम पीरियड होगा। ये सर्कल यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉडी ऐसे मूव करके जा रही है, दिस वन फिर दिस वन, ठीक है। अब अगर सेकंड केस को, इस वाले केस को हम इसके ऊपर ऐसे ड्रा कर दें तो ये तकरीबन एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है इसकी तरह, ठीक है। तो ये आप लोगों का टाइम पीरियड होता है। होप्स होगी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।